महाकंजूस की महागाथा। ये एक वाक़या है जो मैंने AFVIS के ऑडियो लेक्चर में सर से सुना था और डॉक्टर विजय अग्रवाल सर से सुना था। तो इसकी विश्वसनीयता पे आप शक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। आगे मैं जो कहानी बताने वाला जा रहा हूँ, जो एक महाकंजूस की कहानी है, एक बहुत कहानी जो आपके दिलों को छू जाएगी। वो कहानी आपको लगेगी कि वास्तविक नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ कहानी है जो उनकी देखी हुई है, उनके जो कलीग हैं उनकी देखी हुई एक कहानी है। तो आगे मैं सुनाता हूँ महाकंजूस की महागाथा। तो ये टाइम जो था 1940 के टाइम और 1950 के बीच का टाइम था। 1940 से 1950 के बीच का समय था। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय का टाइम कैसा रहा होगा और उस समय की कंडीशन कैसी होगी। तो आप अपने आप को उस समय में ले जाइए। पहले तो 1940 का टाइम था। तो उस समय एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो प्रोफेसर जो थे इंडिया में ही नहीं, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े कंट्रियों में भी बहुत फेमस थे। तो ऐसा बात नहीं कि उनके पास कोई पैसे की कमी थी, पैसा बहुत था। मैंने महाकंजूस वर्ड का यूज़ क्यों किया है, जब मैं आगे स्टोरी बताऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि सच में कंजूस नहीं, महाकंजूस थे वो। लेकिन उनकी महानता भी आगे आप देखना कि होता यूँ है कि उनके पास जो जैकेट होती थी, जो पैंट होता था, जो सूट होता था, तो उसमें जगह जगह बड़े बड़े थिगरे लगे रहते थे। हमारे बुंदेलखंड में बोलता थिगरा लगा हुआ पैंट, थिगरा लगा हुआ शर्ट। उनका जो एक दो कोट तो थे उनके पास, ज़्यादा नहीं थे, एक दो कोट थे। उसी में भी जगह जगह बड़े बड़े थिगरे, इतने लंबा थिगरा ऐसा काट के लगा हुआ है। लेकिन वो पहनते थे, बड़े शौक से पहनते थे उन्हीं कपड़ों को। फट जाए तो फिर से एक नया थिगरा लग जाता था। मतलब जितना फटता जा रहा था पैंट, उसमें नए नए थिगरे लगते जा रहे थे। और कभी कभी तो शायद ऐसा भी हो गया हो कि थिगरे से ही पैंट बन गया हो, ऐसे भी थी। मतलब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो थिगरे लगे पैंट पहनना पसंद करते थे। वो पैसे खर्च करना बिल्कुल फालतू समझते थे। एक और वाक्य, सेकंड वाक्य जो उनका है कि जो ब्लेड रहती है, जैसे आप देख रहे होगे जो सेविंग ब्लेड्स होती है ना, तो ये जो सेविंग ब्लेड्स रहती है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा, वैसे मैं तो सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये ब्लेड जो है सेविंग ब्लेड है इरेजर, तो इसमें वो इसके पीछे वो नंबरिंग कर लेते थे ब्लेड के पीछे से। 1 इधर डालेंगे, 2 इधर, ठीक है, 3 इधर, 4 इधर, फिर ऐसे ही इसको इस साइड मुड़ के 5 6 7 8। तो ये नंबर उन्होंने डाले हैं। इसका मतलब ये था कि वो इसको 8 बार यूज़ करेंगे। इस साइड की ब्लेड 2 बार यूज़ करना है, इस साइड की ब्लेड 2 बार यूज़ करना है, फिर इस साइड से यूज़ करना है। इस तरह से वो एक ब्लेड को 8 बार यूज़ करते थे। कंजूसी की सीमा देखिए आप। वो व्यक्ति जिसके पास अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ा रहा है, अच्छा नाम है उसका पूरी देश में है नहीं, पूरी दुनिया में उसका नाम है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अब लेकिन ये जो ब्लेड बची है ना, ये ब्लेड को ऐसे ही फेंक नहीं देता था। 8 बार यूज़ करने के बाद भी वो ऐसे ही फेंक नहीं देते थे उसको। अब उस ब्लेड को लेकर वो जैसे जो माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, उसको बीच में से, तीलियों को बीच में से काटते थे उसी ब्लेड से, जो 8 बार यूज़ कर लेते। उस ब्लेड से माचिस की तीलियों को काटते थे और तीलियाँ जब 2 पार्ट हो जाते थे तो एक तीली आधा पार्ट आज यूज़ करते थे और आधा पार्ट कल यूज़ करते थे। अब देखिए कंजूसी का लेवल देखिए आप, जिसके पास पैसे हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी इतना कंजूस। अभी एक और वाक़या है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं उनका नाम बताऊँगा, उनका काम बताऊँगा, तो आप अपने ऊपर रोगे और मैं भी अपने ऊपर रोया था उस टाइम। ऐसा भी हो सकता है। तो ये माचिस की तीलियाँ, और फिर उसके बाद एक बार उन्होंने एक नया घर खरीदा। उनकी फैमिली में उन्होंने एक घर खरीदा। तो उनके घर पे पूजा हो रही होगी, उद्घाटन समारोह होगा। तो ऐसा कहते हैं कि पंडित जी जानते थे कि ये नेचर से बहुत महाकंजूस हैं। तो जो चावल, अक्षत पात्र कहते शायद, जो भी कहते हैं उसको, चावल जो रहते हैं, उस चावल को पंडित जी ने एक चावल का, मतलब एक पार्ट का सदुपयोग किया था कि एक भी पार्ट वेस्ट ना चला जाए। तो इसके कारण जो प्रोफेसर थे उन्होंने पंडित जी को थैंक यू बोला कि आप जैसे लोग भी बहुत अच्छे हैं कि आपने एक चावल का यूज़ किया, एक भी चावल वेस्ट नहीं किया, एक भी पार्ट, एक भी छोटा सा चावल वेस्ट नहीं किया। क्योंकि पंडित जी जानते थे कि ये ऐसे हैं, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर ऐसे ही है, इनके साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। तो इससे खुश होकर प्रोफेसर ने उनके लिए शायद कुछ रुपये का चेक दिया था। अब उस समय तो पंडित जी का हालांकि अकाउंट था ही नहीं। 1940 के टाइम वहाँ पर किसका अकाउंट था। उन्होंने जब चेक काट के दिया तो पंडित जी ने रख लिया। उनको पता था कि मेरे पास अकाउंट है नहीं, तो कहाँ से निकालेंगे।
तो पंडित जी वो चेक अभी बाद में जब एक वाक़या हुआ था उसके बाद में उनको पता चला, तो वो चेक वो अभी तक संभाल के रखे थे उनका, किसी ने चेक दिया था उनको। तो ये जो आप स्टोरी सुन रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कितना महाकंजूस आदमी है यार और बेकार आदमी है, लेकिन नहीं डियर गाइस, यही वो व्यक्ति है, यही जो व्यक्ति है जिसने बुंदेलखंड की धरती पर एक विद्यालय खोला, एक विश्वविद्यालय खोला जिसे आज सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस बुंदेलखंड की धरती जहाँ बहुत पिछड़ापन है, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हर लेवल में पिछड़ापन है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम एक विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो ये व्यक्ति कोई और नहीं डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ही हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो महाकंजूस थे। उन्होंने एक एक पाई को बचाया, अपनी एक एक पाई को खर्च करने से बचाया, और इस पाई का उपयोग उन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया, ताकि इस बुंदेलखंड की धरती को जो कि बंजर धरती हो गई थी शिक्षा के मामले में, उस बंजर धरती को शिक्षा के मामले में हरा भरा किया जाए। आज नए नए दोस्त, मेरे खुद के दोस्त बहुत सारे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि यार इस विश्वविद्यालय, लेकिन चूँकि मेरे दोस्त वहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं कई बार वहाँ जाना हुआ है। आंतरिक खुशी होती है। तो जब भी वहाँ जाता हूँ तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए नतमस्तक हो जाता हूँ कि वो इतने महाकंजूस से क्यों जिए। उन्होंने अपने पेंट नहीं बनवाए, उन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया होगा, कभी रेस्टोरेंट पे बैठ के नहीं खाया होगा, कभी उन्होंने अगर पंखा ख़राब हो जाता था उनका तो पंखा सुधरवाते नहीं थे, क्योंकि इसमें पैसे खर्च हो जाएंगे। और ये पैसे बचा के उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की नींव डाली, और आज वो विश्वविद्यालय आप देखते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड में। वहाँ पे कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सारे बच्चों का भविष्य बन रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसी मतलब आपको लग रहा होगा कि एक महाकंजूस और एक ऐसा, लेकिन ऐसे लोग ही हैं जो इस देश को चला रहे हैं सच्चे मायनों में। हालांकि 1949-50 के समय उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने लेकिन मना किया था कि मेरे नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में सरकार, होता है ऐसा, हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा शायद, उन्होंने उनके नाम पर सागर विश्वविद्यालय का नाम रख दिया, और तभी से उनका विश्वविद्यालय का नाम भी सागर विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा है। तो मैंने जब स्टोरी सुनी थी तो मुझे लगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करूं, उनके बारे में बताऊं, जो उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं शायद उनको भी पता ना हो इस स्टोरी के बारे में, कि ऐसे भी कोई व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। और ऐसे ही उनका एक वाक़या भी है कि जब कहते हैं कि जब इंटर यूनिवर्सिटी कोई कंपटीशन हो रहा था तो उसमें उनकी सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टीम जीत गई थी, तो उनके लोगों ने, उनके स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आज की छुट्टी रख दीजिए आप। उन्होंने डांटते हुए ने कहा था, खबरदार, जो छुट्टी की बात की, हमारी यूनिवर्सिटी जीत गई तो आज हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, कोई छुट्टी नहीं, मेरे मरने पर भी छुट्टी नहीं होगी। तो उनकी जब पुण्यतिथि मनाई जाती है तो शायद आज भी वहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, लोग वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। एक महान आत्मा के लिए, इस बुंदेलखंड की धरती के लिए जिन्होंने उनको सिंचित किया शिक्षा के मामले में, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान लोग कभी कभी ही धरती पर आते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ, उनको मतलब हार्टफुली थैंक यू बोलना चाहूँगा, और वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी हार्टफुली थैंक यू कि आप ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे ऐसे लोग रह चुके हैं। ऐसे ही कहानियाँ जो आपकी लाइफ को हमेशा अच्छा बनाती हैं, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करती हैं, मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी अच्छी बातों से वंचित ना रह पाएँ। ओके।